Okay, students. So we start with the third part of the physics part of the NUMS 24 और इसमें ज़ाहिर हमने यहाँ पर सोल्यूशन भी करनी है और ये देखना है किसी क्वेश्चन का अगर फ्यूचर में दूसरे क्वेश्चन के साथ लिंक बन सकता है या उसी क्वेश्चन की तरह दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है, तो उस पर भी हमने अपने आप को इस चीज़ पर कंफर्म करना है, कन्विंस करना है कि किस तरह इस क्वेश्चन को रीडिज़ाइन करके हमसे पूछा जा सकता है. सो क्विकली वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 21. ऑलरेडी हमारे पास जो पहले लेक्चर्स में, दोनों लेक्चर्स में हमने 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हुए हैं, उसकी सोल्यूशन डिटेल्ड एनालिसिस की हुई है. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दैट एट मिड पॉइंट पी, ठीक है, इस पॉइंट के बारे में पूछा गया है. और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में क्या पूछा गया है, ये दो चार्जेस के दरमियान है. वन इज़ द पॉजिटिव चार्ज, ये वाला, और दूसरा है नेगेटिव चार्ज. दोनों का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो 4 माइक्रोकूलम है, ठीक है. सो एक फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि पोटेंशियल ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है. दूसरे केस में दोनों की वैल्यू ज़ीरो दी गई है. तीसरे केस में दोनों की वैल्यू नॉन ज़ीरो दी गई है. चौथे में कहा गया है कि पोटेंशियल नॉन ज़ीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है. अब इसमें यह चीज़ हमें पता होनी चाहिए है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये एक स्केलर टर्म है, ठीक है. और अगर मैं इस पॉइंट पर, जो मिड पॉइंट है, इस पर पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करता हूँ इस चार्ज की वजह से, तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, सो यहाँ पर P पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा Q बाय R. और R क्या है? दैट इज़ द डिस्टेंस, द सेपरेशन ऑफ द पॉइंट P विद द पॉजिटिव, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. तो ये हम R ले लेते हैं. सो ये जो वैल्यू आपके पास बनेगी, दिस विल बी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल. और इसी तरह से जो नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल, वो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो होगा Q बाय R, ठीक है. और ये भी ये डिस्टेंस है, R है, बिकॉज इट्स अ मिड पॉइंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है. पॉइंट चार्जेस जो 4 माइक्रोकूलम दिए गए हैं. सो चूंकि ये स्केलर टर्म है, तो पॉइंट P पर हम इन दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देते हैं, V प्लस प्लस V माइनस, ठीक है. सो Q बाय R माइनस, यहाँ पर ये माइनस लगेगा, ठीक है. सो ये प्लस है, माइनस Q बाय R, और हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, Q बाय R माइनस Q बाय R. और इस तरह से ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास कैंसिल आउट होकर ज़ीरो रिज़ल्ट आ जाएगा. तो पोटेंशियल की वैल्यू तो हमारे पास क्या होगी? ज़ीरो. जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है. और अगर आप ज़रा इस फिगर में देखें कि P पर इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये होगी, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज के लिए हम क्या करते हैं, आउटवर्ड लाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं. सो आई टर्म इट एज E प्लस, ठीक है. और इसी तरह से नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड लाइंस होती हैं, सो दिस इज रेफर्ड एज E माइनस. और देखा जाए तो ये दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, बराबर है. जनरली E की वैल्यू हमारे पास आती है Q बाय R स्क्वायर. तो अब अगर हम इंडिविजुअली E प्लस की वैल्यू बताएंगे, Q बाय R स्क्वायर बनेगी, और E माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q बाय R स्क्वायर होगा.
अब यहाँ पर पॉइंट जो समझने का है वो ये है कि आपके जहन में ये बात आ सकती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स तो फिर से कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि आपने ज़ाहिर है यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना होगा क्यू की जगह। बट बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ में इन दोनों की जो हमारे पास डायरेक्शन है वो बराबर है। तो अगर डायरेक्शन बराबर है तो ये टोटल फील्ड जो है ई नेट एट पॉइंट पी दैट विल बी इक्वल टू ई प्लस ई माइनस, और इस तरह से के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये दोनों आपके पास एड अप होकर एक नया फील्ड बनाएंगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 KQ बाई आर स्क्वायर विच विल बी अ नॉन ज़ीरो रिजल्ट। ठीक है, और जाहिर है ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली आप देखें कि अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख भी दूँ क्यों, ठीक है, तो इस टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज इधर रिपेल कर रहा होगा बिकॉज इट विल बी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और इस टेस्ट चार्ज को ये नेगेटिव टेस्ट सोर्स चार्ज जो है इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। सो ये हमेशा क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज से लेफ्ट वाले चार्ज से राइट वाले चार्ज की तरफ इस तरह से मोशन करेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर पता चल सकता है कि ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रॉपरली मूव करेगा। सो दैट्स द रीज़न ऑन विच वी कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन कि वी वैल्यू आपके पास ज़ीरो होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, दैट अ प्रोसेस इन विच ऑल द हीट एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सो ये पॉइंट आपके जहन में रहे, ऑफ द सिस्टम इज़ नोन एज। सो ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में क्वेश्चन है, क्योंकि ज़ाहिर है ये उसके मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। और उसमें अगर आप इस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की प्रॉपर फॉर्म को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लें, तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए है हमें कि डेल्टा डब्ल्यू जो है ये वर्क है, डेल्टा यू जो है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, और ये है हीट गिवन आर टेकन फ्रॉम द सिस्टम। तो इसमें आप देखें कि ये जो डेल्टा डब्ल्यू वाली टर्म है ये पी डेल्टा वी है, और अगर हम स्टेटमेंट के मुताबिक जाएं तो सारी की सारी हीट जो है वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को मिल रही है और इस बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़ीरो होगा। तो अगर पी डेल्टा वी ज़ीरो हो गया, सो इसमें पी तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो ये चेंज इन वॉल्यूम की वजह से ज़ीरो होगा। सो अगर ये चेंज इन वॉल्यूम की वजह से ज़ीरो हुआ, ठीक है, सो दैट मीन्स कि अब आपके पास वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट के केस में ऑल द हीट एनर्जी विल गो टू इंटरनल एनर्जी, ठीक है, और वर्क को कुछ भी नहीं मिलता बिकॉज आपके पास सिस्टम का वॉल्यूम ही फिक्स्ड है। और यहाँ पर आपके पास जो इसके लिए स्पेसिफाइड ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, आइसोकोरिक, जिसमें डेल्टा वी विच रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वॉल्यूम दैट विल बी ज़ीरो। ठीक है, सो इसमें एक और भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए है कि स्टेटमेंट के मुताबिक ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। अगर इंक्रीज इंटरनल एनर्जी की सिचुएशन है, ठीक है, तो और साथ में वर्क डन भी है, तो वो क्या बन जाएगा, वो आपके पास बन जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पर आपके पास वर्क भी शामिल होगा। ठीक है, दिस वन टर्म डेल्टा डब्ल्यू, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। इसी तरह अगर आपके पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस का ऑप्शन आप देखेंगे, तो आइसोथर्मल का प्रोसेस का ऑप्शन आपके पास तब आएगा जब डेल्टा यू की वैल्यू ज़ीरो होगी, मतलब सिस्टम के टेम्परेचर में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ना आए।
तो उस वक़्त क्या होगा, उस वक़्त ये हो जाएगा कि डेल्टा क्यू विल बी टोटली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। और ये बेसिकली आपके पास एक कौन सा सिस्टम बन जाता है, आइडियल सिस्टम बन जाता है विद एफिशिएंसी इक्वल टू 100%। ठीक है। और अगर आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस है तो वहाँ पर आपको सप्लाई बंद हो जाती है, दिस टर्म गोज़ टू ज़ीरो, डेल्टा क्यू। ठीक है। और तब आपकी जो रिस्पॉन्सिबल टर्म होती है वो दोनों में से कोई एक हो सकती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो ये आपके पास हो जाएगा ख़त्म। सो या तो माइनस डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर बनेंगे, विच इज़ द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज रेफर्ड टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है। और या फिर ये डेल्टा यू आपके पास प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन है बट दे रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेट्स। इसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम है एंड दैट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, ये डिक्रीज है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 23 है, स्टेटमेंट किस तरह से आ रही है, दैट द फेज शिफ्ट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है। सो टारगेट पर हमारे क्या है, V एंड I, और इनके दरमियान हमने फेज शिफ्ट मालूम करना है। क्या क्वेश्चन क्या है, व्हेन AC फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर। कंडीशन ये है कि AC को आपने कैपेसिटर के थ्रू क्या करवाना है, फ्लो करवाना है। सो यहाँ पर पहले तो आपको इसमें इसकी फिगर का पता होना चाहिए है। ये आपके पास AC है। ठीक है। और इस AC में पोलैरिटीज़ जो हैं वो कुछ इस तरह से शिफ्ट हो रही हैं दैट फॉर हाफ साइकिल वी विल सी दिस पोलैरिटी एंड फॉर हाफ साइकिल दिस वी विल सी दिस पोलैरिटी। तो इसमें जो ये आपके पास कैपेसिटर है, ठीक है, दिस C, सो इसमें चूँकि चार्जिंग के वक्त पहले आपके पास लेट से अगर ये वाली पोलैरिटी हम कंसिडर कर लें तो इसमें आपके पास पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर आएंगे और इसकी वजह से करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। बट बिफोर दैट वोल्टेज जो है, जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उस वक़्त ज़ीरो होता है। और इसमें अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं फेज़ वेक्टर डायग्राम, या जिसको हम फेज़र डायग्राम कहते हैं, तो इसमें इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मैं वर्टिकल एक्सिस पर I लेता हूँ, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मेरे पास VC बनेगा। या समटाइम्स आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर I लेता हूँ तो वर्टिकल एक्सिस पर आपके पास आएगा माइनस VC। दिस माइनस VC इज़ नथिंग मोर बट दिस माइनस इज़ फॉर द नेगेटिव Y डायरेक्शन। और यहाँ पर आपको जो फेज़ डिफरेंस मिलता है या फेज़ एंगल का शिफ्ट मिलता है वो मिलता है 90 डिग्री। अच्छा, अब इस केस में अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें, क्योंकि इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को यहाँ पर तो आपके पास आंसर जो है वो क्लियर हो गया है कि जो फेज़ शिफ्ट है वो क्या बन गया, π/2। ये तो आपको करेक्ट आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर है। लेकिन अब इससे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा शिफ्ट कर दें कि अगर हमें इसी कंडीशन में V की वैल्यू दी जाए, ठीक है, V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा t, तो हमें I की इक्वेशन को किस तरह से पहचानना होगा। अब दोनों केसेस में, चाहे इसमें देखें इसमें देखें, I इज लीडिंग द वोल्टेज, द VC इज व्हाट, VC इज दिस द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। सो IM sin ओमेगा t जो है, इट विल बी sin ओमेगा t प्लस π/2। ठीक है। ये वाला भी आपके पास गिवन हो, ये रिक्वायर्ड हो, या क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाए कि I जो है वो IM sin ओमेगा t है, तो आप V की वैल्यू बताएं, V के लिए एक्सप्रेशन बताएं। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि V इससे 90 का लैग कर रहा है,
सो व्हाट आई विल से, अब इसको किस तरह से लिखेंगे, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो इसका भी हमें आइडिया होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर, इसी क्वेश्चन के आंसर पर नहीं बल्कि इससे रिलेटेड बाकी भी जो क्वेश्चंस हैं उनका भी हमें पता होना चाहिए है। हमें यह भी पता होना चाहिए है कि अगर जस्ट आर की बात होती रेजिस्टेंस की, तो उस वक़्त फेज़ जो था वह हमारे पास ज़ीरो होता, और अगर ये सिर्फ इंडक्टर की बात होती तो उस वक़्त फेज़ की वैल्यू जो थी वो फिर से पाई बाई टू होती। लेकिन फ़र्क ये बन जाता कि अगर यहाँ पर आई लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो वहाँ पर हमारे पास जो फिगर बननी थी वो इस तरह होती कि वी आर यहाँ पर होता और आई जो है वो इस तरह, और ये 90 का गैप होता। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनके सारे पॉसिबल ऑप्शंस को देखना चाहिए है ताकि क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उससे लेफ़्ट राइट हम नेक्स्ट टाइम किसी भी क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहें। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो हमारे पास स्टेटमेंट यहाँ पर आ रही है, ठीक है, इसमें लिखा क्या है कि अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, तो उसका चार्ज आपको दे दिया है, फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। अब ये फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट का बेसिक मतलब क्या है, मतलब ये इस तरह से आप समझ लें कि जैसे कि ये बॉडी जो है ये कहीं से गिर रही है ये चार्ज, तो ज़ाहिर है इसलिए इसने ये गिरने का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि यहाँ पर अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, और यहाँ पर आप किसी पॉजिटिव चार्ज को रख देंगे, सो बिल्कुल इसके लिए बिहेवियर इस तरह से होगा कि ये इस नेगेटिव प्लेट की तरफ इस तरह से जाएगा जैसे कि एक बॉडी को आप अर्थ के सरफेस से ऊपर रख दें और वो क्या करना शुरू करता है, गिरना शुरू करता है। अब जाहिर है इस गिरने में ये कौन सी एनर्जी एक्वायर करेगा, किनेटिक एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर जब मैं ये क्वेश्चन देख रहा था, जो पेपर शेयर हुए थे उसमें से ये रिक्वायर्ड लिखा हुआ था, दिस इज़ बेसिकली दी एक्वायर्ड। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दिया है। अच्छा, अब इसमें जो ऑप्शंस गिवन हैं उससे आपको ये पता होना चाहिए है कि यहाँ पर जो ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज अप्रोच कर रहा है इस नेगेटिव चार्ज की तरफ, सो इसके लिए जो किनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होगी वो अगर हम ये लिख लें Q डेल्टा V, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में दी गई है, सो उसमें आप सिंपल Q की जगह उसकी वैल्यू लगा दें 1 कूलम, डेल्टा V जो है वो आपके पास 5 वोल्ट है। ठीक है, और चूंकि वोल्ट जो है हमें पता है इट इज़ इक्वल टू जूल पर कूलम, सो ये वैल्यू हो जाएगी 1 कूलम इंटू 5 जूल पर कूलम। कूलम आपके पास कैंसिल हो जाएगा और रिज़ल्ट आएगा 5 जूल। सो यहाँ पर आपको जो रिज़ल्ट है वो एक ये ऑप्शन नंबर सी में नज़र आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए है और कि ये वैल्यू जो है वो किस तरह से आपके ये 5 जुलाई है। इसमें एक और पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए है कि अगर ये 1 कूलम के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है, और पोटेंशियल यही 5 वोल्ट होता, तो ये एनर्जी कितनी बनती, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको कन्वर्ट करने का तरीका आता है जूल में, और वो क्या है, दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 जूल्स। सो सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा दें एंड इट विल बिकम 5 इंटू 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 जूल्स। तो इस तरह से आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा 8.0 इंटू 10 raised to power minus 19 जूल्स। लेकिन ये जो सोल्यूशन मैंने यहाँ पर बताई है ये वाली, ये उस केस के लिए है
कि यहाँ पर इस 1 कूलम को, ठीक है, ये रिप्लेस कर देते किस से, 1 इलेक्ट्रॉन से, तो तब ये सिचुएशन हमारे पास डेवलप होनी थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 में जो स्टेटमेंट है हमारे पास, वो ग्राफ के बारे में पूछा गया है कि ये कौन सा ऐसा ग्राफ है इन चारों में से ABCD जो नॉर्मोमिक बिहेवियर दे रहा है, लेकिन कंडीशन उसके साथ क्या है कि रेजिस्टेंस उसकी डिक्रीज हो रही है। तो रेजिस्टेंस जो है वो आपको पता है कि दैट इज़, तो रेजिस्टेंस जो है वो इस इक्वेशन के मुताबिक, जैसे कि आपको पता है कि ये इस ग्राफ का, IV ग्राफ का स्लोप है, एंड इट इज़ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अब सिंपल सी बात है, जिसमें भी आपको स्लोप की वैल्यू इंक्रीज होती हुई मिलेगी वो रेजिस्टेंस के डिक्रीज से जुड़ी हुई होगी। तो स्लोप की वैल्यू कहाँ पर आपको इंक्रीज होती हुई मिल रही है, ये वाली, क्योंकि इसमें स्टार्ट में स्लोप की वैल्यू ये है और ग्रेजुअली स्लोप जो है वो क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो दिस रेफर्स टू डिक्रीज इन रेजिस्टर्स, जो कि नॉर्मली थर्मिस्टर्स या इसी तरह का ग्राफ जो है वो आपका सेमीकंडक्टर्स का बनता है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्लोप है, आपको जाहिर है ये वाला आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसमें आप देखें कि इधर स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आपको स्लोप की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई नहीं दिख रहा चेंज, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी और इस केस में भी आपके पास स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। सो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो पूछ रही है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। तो इसमें ये A जो है ये यहाँ पर है, B यहाँ पर है, ये हमारे पास फिगर है जो पेपर में आई थी, और ये आपको पॉसिबल ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसमें से कोई एक आपके पास ठीक हो सकता है। तो आप थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि यार ये दोनों पहले सॉल्व करूं फिर उसको सॉल्व करूं। सो अगर आप ये वाला तरीका करेंगे कि पहले इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करेंगे और फिर इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट्स से आई कॉल इट एज REQ1, और फिर उसको मैं इसके साथ, इस वाले रेजिस्टेंस के साथ क्या करता हूँ, पैरेलल कम्बिनेशन में ले कराता हूँ, वन वे और दी अदर आपको फिर से इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस वो पैरेलल में ही मिलता है। तो अब इसके लिए एक जो आसान तरीका है वो क्या है कि अगर रेजिस्टेंसेस जो हैं वो आपके पास पैरेलल में आ रहे हों, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला है REQ इज़ इक्वल टू R/N। N जो है वो क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, जैसे कि हमारे पास 1 2 3 रेजिस्टर्स हैं, और R जो है वो रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, क्योंकि ज़ाहिर ये इक्वेशन तब होगी जब इक्वल रेजिस्टेंसेस हों, वो सीरीज़ में हो या पैरेलल में हो। तो ये पैरेलल का फार्मूला है। सो R/N, सो R चूँकि हमारे पास यहाँ पर 1 है और 3 रेजिस्टर्स हैं, तो ये REQ की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, जो आपके पास ऑप्शन नंबर B है, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27 में स्टेटमेंट के मुताबिक हमें दिए गए हैं 4 फैंस ऑफ 100 वाट, हर एक की वॉट 100 वाट है, मतलब पावर है, और 2 बल्ब्स हैं वो भी 100 वाट हैं ईच, ठीक है। और ये क्या करते हैं, 2 घंटे तक ये ऑन रहते हैं हर दिन, और हमने क्या करना है 30 डेज़ के लिए इनकी पावर कंजम्पशन, जो मतलब जो एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो चेक करनी है। तो हमें यहाँ पर पहले तो ये पता होना चाहिए है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ फैंस हैं वो आपके पास 4 हैं, ठीक है। सो उसको हम कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ये आपके पास टोटल पावर हो जाएगी फैंस की, प्लस फिर उसके बाद बल्ब्स की बारी आती है, ठीक है, 2 बल्ब्स हैं और ये 100 वाट ईच, तो ये तो आपके पास हो जाएगी टोटल पावर, ठीक है।
अब ये टोटल पावर जो है ये कितनी बन रही है, 800 400 मल्टीप्लाई प्लस 200, ठीक है, दैट बिकम्स 600 वाट टोटल पावर बन रही है। स्टेप वाइज मैं आपको कर रहा हूँ ताकि फिर आप एक मरतबा सीख लें, फिर उसको आप क्विकली शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। 600 वाट है और टाइम जो है वो आपके पास 2 आवर्स हैं। अब हमें यहाँ पर यह पता होना चाहिए है कि एनर्जी जो है वो P इंटू टी के बराबर होती है, ठीक है, क्योंकि पावर जो है वो एनर्जी बाय टाइम के बराबर है। सो एनर्जी जो है वो पावर इंटू टाइम के बराबर हो जाएगी। तो पावर आपके पास टोटल कितनी बनी, 600 वाट, और टाइम कितना बना, 2 आवर्स। सो ये आपके पास बन जाएगा 1200 वाट आवर्स, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने किलोवाट हर एक में दिया हुआ है। सो हम क्या कर लेंगे, इसको किलोवाट पे कन्वर्ट कर देंगे। किलोवाट पे कन्वर्ट करने के लिए 1200 वाट आवर्स को आप सिर्फ यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर 1000 पे डिवाइड कर देते हैं, ये एक तरीका है कि आप 1000 पे डिवाइड कर दें, तो इससे आपके पास जवाब आ जाएगा 1.2 किलो वाट आवर, ठीक है। ये आपके पास जवाब आ जाएगा। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि चूँकि आपके पास जवाब आया हुआ है ये 1.2 किलो वाट आवर आ गया। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि यही आंसर जो है ये 1200 वाट आवर्स हैं, ठीक है। तो नॉर्मली डेसिमल पॉइंट हमारे पास यहाँ पर पड़ा होता है, तो इसको अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये सिंपल आपको दे देगा 1.2 इंटू 10⁻³ वाट आवर्स, और ये बन जाएगा 1.2 10⁻³ के लिए किलो वाट। तो 10⁻³ के लिए हमने किलो लगा लिया। अच्छा, अब हमें इस का जो वो है ना, ये तो हमें 2 किलो आवर्स का मिल गया है डेली। अब हमारे पास जो पावर है वो 30 डेज़ के लिए हमें कंजम्पशन चाहिए है, एनर्जी कंजम्पशन, तो हम इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो है ये आपके पास बन जाएगा 3.6 किलो वाट आवर, ठीक है। बिकॉज अगर आप 30 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1.2 से, सो यू विल गेट 3.6 किलो वाट आवर। अब यहाँ इस चीज़ को देखें कि आपके पास जो जवाब आया है वो 3.6 किलो वाट आवर है। एंड लुक फॉर योर ऑप्शंस 4, 1, B2 एंड 10। तो ऑब्वियसली इस आंसर के मुताबिक जो हमारे पास आया है ये क्लोजेस्ट आंसर बनता है 4 किलो वाट आवर, अगर आप इसको राउंड ऑफ करके जवाब दे दें। सो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर ए आ जाएगा, बीइंग क्लोजेस्ट वन। अच्छा, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28 में आपके पास जो स्टेटमेंट आ रही है, अ वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करने वाला है। टू द मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 0.5 टेस्ला। इफ़ इट कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर, दैट इज़ करंट की वैल्यू भी दी गई है। तो आपको फोर्स मालूम करनी है। ये बेसिकली जो फोर्स है ये है मैग्नेटिक फोर्स, और इसकी जब हम वैल्यू मालूम करते हैं, सो दैट बिकम्स I L क्रॉस B। ये वेक्टर प्रोडक्ट से हासिल होती है। इसमें आप देखें कि यहाँ पर परपेंडिकुलर की इंफॉर्मेशन दी गई है। सो L और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो साइन थीटा आएगा दैट विल बी साइन 90 एंड इट विल बी 1। सो आपके पास FM की वैल्यू आ जाएगी ILB। उसमें सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दें। I की वैल्यू 10 है, L की वैल्यू सेंटीमीटर्स में दी गई है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर आप 100 सेंटीमीटर नहीं लिखना चाहते हैं, सो यू जस्ट राइट 1 मीटर, ठीक है। और फिर उसको B आपके पास दी गई है कितनी, 0.5। सो आप इसको सिंपली 10 इंटू 0.5
0.5 की जगह ये पॉइंट हटा दें, 5/10 आ जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा और 5 न्यूटन आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। एक ख्याल यहाँ पर रखना है इस क्वेश्चन में कि अगर ये सारी डिस्कशन यहाँ पर हुई लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है, परपेंडिकुलर वाली, इसकी जगह अलोंग या पैरेलल, ठीक है, या इस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई कि मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ है और ये कंडक्टर भी इसी तरह डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, लेंथ भी, ठीक है, सो बी की भी ये डायरेक्शन है, एल की भी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपको फिगर में नहीं दिया जाएगा लेकिन अल्फाज में ये बताया जा रहा है दैट दे हैव एंगल 0 और इसमें यहाँ पर ये साइन 0 की वजह से ये 0 आ जाएगा, दिस विल गो टू 0 और फोर्स की वैल्यू आपके पास वहाँ पर फिर 0 होगी। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए है कि स्टेटमेंट में चेंजेस से आपके पास जवाब भी जो है वो चेंज हो जाएंगे। सो आपके पास ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा दिस विल बी द ऑप्शन नंबर डी। सो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास ये क्वेश्चन है दैट द सब्सटेंस हैविंग अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का भी आपको पता होना चाहिए अल्फा, विच इज़ RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 डेल्टा टी। ज़ाहिर है इसका जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बेसिकली वजह क्या होती है कि RT गोज़ लेस देन R0। हायर टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है लोअर टेम्परेचर, और ये जो बिहेवियर है ये शो करता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमेना होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकते हैं और इस वजह से रूम टेम्परेचर पर, जिस तरह आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दे स्टार्ट कंडक्शन। तो इसका मतलब ये है किस पे, एट रूम टेम्परेचर। हाल दो ये टेम्परेचर, इसकी जो कंडक्शन होती है वो कम होती है बट स्टिल वो कंडक्ट शुरू कर देते हैं, तो उनकी रेजिस्टेंस जो है इन अदर वर्ड्स रिड्यूस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस रेजिस्टेंस एट लोअर टेम्परेचर। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये सेमीकंडक्टर का आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 30 में कंडीशन दी गई है दैट इफ द इलेक्ट्रिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E between the plates increases 2 times, डबल हो जाए, मतलब ये बेसिकली ये यहाँ पर थोड़ी सी वर्डिंग में गलती है, इंक्रीजेज 2 टाइम्स, मतलब पहले थी और फिर वो डबल हो गई। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है, एनर्जी स्टोरेज जो है वो कितना होगा कैपेसिटर में। तो उसके लिए अगर आप इसकी इक्वेशन को देखें, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर AD, ठीक है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये एनर्जी डेंसिटी के बारे में भी हो सकता था, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी यही टर्म है, लेकिन उसमें सिर्फ हम क्या कर देते हैं, ये AD जो है ये इधर डिनोमिनेटर में ले आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन सिर्फ एनर्जी के बारे में किया गया है और उसका भी जवाब एग्जैक्टली यही होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो एनर्जी है, ये एनर्जी डेंसिटी दैट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ E, ठीक है। तो इसमें अगर E की वैल्यू हम E के बजाय क्या कर दें, 2E कर दें, सो दैट विल गो 4E स्क्वायर, ठीक है। और इस तरह से ये एनर्जी इनिशियल एनर्जी के क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी व्हाट, क्वाड्रपल, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी। और यही टर्म अगर हमें एनर्जी डेंसिटी के बारे में बताई जाती फिर भी वही कैलकुलेशन होती, सिर्फ हमारे पास ये AD जो है ये यहाँ पर आ जाता डिनोमिनेटर में, तो लेकिन उससे उस एक्सप्रेशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपके यहाँ इस क्वेश्चन पे हैं। लास्ट जो थोड़ा सा पोर्शन है वो चैप्टर पार्ट 4 में मैं करूँगा। एक्चुअली इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में चूँकि 4 लेक्चर्स लग गए हैं, लेकिन
वो बेसिक वजह ये है दैट आई हैव टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन, और उसको थोड़ा सा उस पर एनालिसिस भी आपको देनी पड़ती है। लेफ़्ट राइट पे भी आपको ऑप्शंस देने हैं कि इस तरह क्वेश्चन जो है किस तरह से ट्विस्ट किया जा सकता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा उस पर ज़्यादा टाइम लग रहा है। एक लंबा लेक्चर बनाने के बजाय मैंने थोड़ा सा इसको डिवीज़न कर दिया है पार्ट्स में। तो फाइनली लास्ट पार्ट में हमारा ये जो पोर्शन है एम डी कैट सॉरी नाम्स का 2024 का जो फिज़िक्स की सोल्यूशन है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू। जो अगर आपको लेक्चर से समझ आती है, कोई पॉइंट है, तो उसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं क्वेश्चंस में, कि कमेंट सेक्शन में। ठीक है।